राजिया ने सर पकड़ा तो यकीन करना मुश्किल था कि याददाश्त के ना होने पर परेशान है या होने पर पछता रही है। अरे अम्मा के टोटकों की दुनिया मुतारिफ है, तभी कोई बीमारी लंबी नहीं होती। उसने फखर से कॉलर रगड़ाना चाहा। बीमारियां तो इसलिए लंबी नहीं होती कि अपनी मटी प्लीत नहीं करवाना चाहती। इन्फ्लुएंजा का नाम मुख्तसर करके फ्लू तुम जैसों की वजह से रखा है, वरना इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा कहकर इसका भी हशर कर देते। ईमान से आज यूं पटर पटर बोलती बहुत अपनी अपनी लग रही हो। शहरोज खुद से हम कलाम हुआ। राजिया ऐसी जहनी कैफियत में डोल रही थी जैसे किसी साज की सारी तारें अयां पड़ी हों। जिस तार को छुआ उसका सुर बजने लगा, इसलिए शोहर की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। अरे आपकी नहीं होंगी तो किसकी होंगी? वो लज्जाते हुए शोहर को ऐसे देखने लगी जैसे नो ब्याहता जोड़ा पार्क में तफरी कर रहा हो। अपने अपने से लगे हमें जब देखा पहली बार तुम्हें। अब वो कभी छत और कभी शहरोज को देखकर गाना गा रही थी। जब डॉक्टर आई तब वो मुसलसल मुंह से पाँ पाँ टन टन की आवाजें ऐसे निकाल रही थी जैसे सांस बज रहे हों। डॉक्टर ने फौरन सुकून आवर इंजेक्शन लगाया तो राजिया ने जोरदार आंख कहते हुए तानसेन की तरह अलाप किया और फौरन सो गई। इनके जहन पर दबाव है, वो सख्त टेंशन में है, वो खुद नहीं जानती वो क्या कह रही हैं। नर्स वेटिंग एरिया में शहरोज को बता रही थी। ऐसी हालत में इंसान के सारे खौफ उस पर गालिब आ जाते हैं। वो अपने सबसे करीबी इंसान को ही अपना दुश्मन समझने लगता है। उनकी हालत बहुत खराब है। नर्स बताकर चली गई। शहरोज फिक्रमंदी से मुड़ा तो सब लोग कैंटीन से आ चुके थे और नर्स की बातें भी सुन चुके थे। बच्चे हाथों और मुंह में चिप्स लिए उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो मौत का परवाना हो। हाय मेरी भांजी, मेरी बच्ची राजिया, उसकी अम्मा ने एक बार फिर झोली उठाकर वावेला करना शुरू कर दिया था। शहरोज जानता था कि अब तीमारदारी के तीनों फेज दोहराए जाएंगे, इसलिए खामोशी से बैठ गया। शहरोज को नर्स की बात मानने में जरा तामुल नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये जो पिंडोरा बॉक्स राजिया ने खोला है वो बीमारी के पेश नजर था। हकीकत में वो उसके साथ खुश थी। राजिया खुद वक्त के धागों में उलझकर भूल गई थी कि चाहे इस रिश्ते के आने पर उसने वाविला किया था, मगर जब माँ के सामने उसको कबूल करने की रजामंदी दी थी तो किसी भी समझौते की नीयत से नहीं दी थी, बल्कि 100% घर बसाने और रिश्ता कायम करने की नीयत से दी थी। शादी हॉल जाते हुए लम्हा भर को दिल घबराया जरूर था, लेकिन वो हर दुल्हन के साथ होता है। घर वालों के तौर तरीके भी नई दुल्हन की झुकी नजरों से पोशीदा ही थे। जब शहरोज ने माँ से जिद बांध ली, अभी कल वलीमा हुआ है और तुम आज मरी जाने का प्लान बनाकर बैठ गए। इस वक्त शहरोज को कारोबारी आदमी होने पर सख्त अफसोस हुआ। वो नौकरी पेशा होता तो कम से कम ये बहाना बना सकता था कि छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, मगर अब कड़वा सच ही वाहद रास्ता था। अभी तो मोहल्ले वालियां आएंगी, सलाम कराई होगी, मीठा पकेगा। अम्मा, मैं सुबह उठता हूँ तो रिश्तेदारों के सारे बच्चे टिकटकी बांधे दरवाजे के अंदर खड़े होते हैं कि नई दुल्हन का दीदार कर सकें। दर्जन भर बच्चों को जवाब दे देकर मेरी तो वालेकुम सलाम कराई भी हो गई है। बाकी दिन की कसर ये बड़ी बूढ़ियां पूरी कर देती हैं। सुबह से शाम तक हर एक बारी बारी राजिया का इंटरव्यू करती है। अभी उसने लिहाज में जुबान रोक ली, वरना जब रात को उसके कमरे के एक तरफ से टीवी लगाकर चाय पीते हुए रिश्तेदारों के कहके सुनाई देते तो जल्द ही तू तू मैं में बदल कर लड़ाई में ढल जाते थे। और दूसरी तरफ से नौजवान नस्ल के क्रिकेट खेलते हुए दौड़ने की और एक दूसरे को सलवातें सुनाने की आवाजें आती तो उसका दिल बहुत कुड़ता था। लो जी, यही तो शादी के रौनक मेले हैं। हम नहीं गए थे उकाड़ा शादी के बाद, हफ्ता भर रह कर आए थे। अब आज तक याद आते हैं वो दिन। बस अब ये रिश्तेदार आपकी इन्हीं बातों का बदला मुझसे ले रहे हैं, वो बुड़बुड़ाया। खुशकिस्मती से राजिया अपने मेके गई हुई थी, इसलिए आसिया बेगम जानती थी शहरोज जो कह रहा है अपने जहन से कह रहा है। इसलिए उन्होंने कोई जज्बाती रोना धोना नहीं किया और जाने की इजाजत दे दी। मकलावे की अगली सुबह ही वो दोनों चल पड़े थे और हकीकत में लग रहा था कि उनकी जिंदगी का सफर शुरू हो गया हो। वो एक दूसरे को जान रहे थे, समझ रहे थे और अपना रहे थे। ये क्या बात हुई, हमारी तो कोई पसंद नहीं मिलती। डिनर के बाद होटल जाते हुए राजिया ने अपना दुपट्टा सर पर दोबारा टिकाया जो बार बार हवा से उड़ रहा था। बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनकी पसंद नहीं मिलती। शहरोज ने हाथ के इशारे से गुलाबी लच्छे के लिए मना किया जो राजिया उसकी तरफ बार बार बढ़ा रही थी। लेकिन इन बहुत से लोगों ने जिंदगी साथ नहीं गुजारनी होती, हमने गुजारनी है।
वो अफसरदा सी होकर लच्छे का लिफाफा उछालने लगी। ज़हनी हम आहंगी एक जैसी पसंद होने से थोड़ी होती है, बल्कि जिनकी नापसंद मिलती है उनकी आपस में ज्यादा बनती है। शहरोज 19 साल की उम्र से कारोबार कर रहा था, भांत भांत के लोगों से मिला था। क्या सच में? राजिया ने दुपट्टा ठीक करते हुए फिर हैरत का इजहार किया। आजमा लो, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में सबको पसंद है पर तुम्हें नहीं? शहरोज की बात पर दोनों सोच में पड़ गए। पानी के फुवारे, राजिया पहले बोली थी। कितना सुनते हैं, पानी बचाओ, पानी कीमती है, फिर नुमाइश के लिए खुद ही जाया करते रहते हैं। जुमला मुकम्मल करके उसने शहरोज को देखा। मुझे पानी के फुवारे पसंद, उसने तजस्सुस पैदा करने के लिए जुमला लंबा किया। नहीं है, इसलिए क्योंकि स्कूल में लड़कों ने शरारत से मुझे एक दफा फुवारे में धक्का दे दिया था, तब से लगता है फुवारे वही अच्छे हैं जो बंद है। राजिया खुशी से मुस्कुराई थी। चलो एक चीज तो मिली। और वो दोबारा सोच में गर्क होने लगी तो शहरोज ने टोक दिया। इतना ना सोचो, पहले ये लच्छा खा लो। राजिया ने अपने हाथ में मौजूद पैकेट को देखा जिसे वो बहुत देर से लिए फिर रही थी। वो शहरोज, ये लच्छा मुझे पसंद नहीं, आप ही खा लें। आप शौक से लेकर दे रहे थे तो मैंने आपका दिल रखने के लिए ले लिया था, उसने शर्मिंदगी से कहा। मैं तो खाता ही नहीं, अजीब चिपचिपे होते हैं। मुझे लगा तुम्हें पसंद है, तुमने खुद ही तो कहा था कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। खूबसूरत कहा था, लजीज नहीं। इस बार दोनों कहका लगाकर हंस पड़े और हंसते हंसते राजिया का पाँव लम्हा भर को फिसला, मगर शहरोज ने संभाल लिया। शुक्रिया, वो ममनून होकर फिर अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। ये पहन लो। शहरोज ने अपनी टोपी उतार कर राजिया के सर पर पहना दी ताकि दुपट्टा सर से ना उतरे। फिर वो ऐसे ही सहारा दिए चढ़ाई चढ़ने लगा। इस वक्त राजिया को बचपन का एक वाकया याद आया जो बिलाशुबा उसके जहन में रह जाने वाली शहरोज की सबसे पहली याद थी। वो आसिया खाला के घर आए हुए थे जब सब ने मिलकर बर्फ का गोला खाने का प्लान किया। वो और शबाना भी हाथ पकड़े बड़े बहन भाइयों के पीछे पीछे भूल भुलैयों जैसी गलियों से गुजरने लगी। जब सब गोला खाने लगे तो मोहल्ले के कुछ शरारती लड़कों की झड़प हो गई और लड़ाई में उन्होंने हथियार की जगह एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाने शुरू कर दिए। राजिया भी वापसी के रास्ते की तरफ दौड़ी और रास्ता भटक गई। जब वो एक तंग गली में जमीन पर पिघले हुए बर्फ के गोले के पास बैठी रो रही थी तो शहरोज उसे ढूंढता हुआ आया था। अरे रोने की क्या बात है, मैं तुम्हें नया दिलवा देता हूँ, वो उसे रास्ता दिखाने लगा। मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, उसने आस्तीन से नाक साफ की। चलो अब रोना बंद करो, अब तो मैं आ गया हूँ ना। फिर उसने राजिया को जूस लेकर दिया था। अब जब राजिया को ये किस्सा याद आया तो वही हुआ जो खानदान में होने वाली हर शादी में होता है। राजिया को लगने लगा कि उसे तो शहरोज से मोहब्बत उसी वक्त बचपन में हो गई थी जो एक भूली हुई याददाश्त की तरह अब शादी के बाद लौटी है। शादी के फौरन बाद जो गुलिस्तान खिलते हैं उनकी म्याद थोड़ी ही होती है। जब मामूलाते जिंदगी बहाल हुए और राजिया का पाला आसिया खाला और रोशनी फुफ्फो से पड़ा तो उसके भी 14 तबक रोशन हो गए। शहरोज ने तो दौड़ धूप करके शनाख्ती कार्ड बदलवा लिया था, मगर फुफ्फो के शनाख्ती कार्ड पर अब भी असल नाम रशीदा दर्ज था। अम्मा अब्बा की जिंदगी तक आबाई घर कसूर में ही रहती थी, फिर भाइयों के पास अंदरूने लाहौर वाले घर आ गई थी तो किसी नावल में नाम पढ़कर नाम रोशाने कर लिया जो किसी के भी मुंह पर ना चढ़ा, इसलिए जल्द रोशनी में बदलवा लिया। कम उम्री में हसीन भी थी, मगर अब उम्र चेहरा खदोखाल सब कुछ रोशनी की जगह तारीकी में ढल चुका था। मगर वो यही पसंद करती थी कि उन्हें रोशनी नाम से पुकारा जाए क्योंकि रोमांटिक लगता है। आखिर को वो अभी तक कमवारी थी। राजिया को तो अपनी हम उम्र समझती थी, चाहती थी वो दोनों मिलकर दिन भर इंडियन फिल्में देखें, गप्पे लगाएं। राजिया खुले दिल की थी, कई दिन उनकी तन्हाई की साथी बनी, उनकी तवक्कुआत पर पूरी उतरती रही। तो रोशनी को हल्का फुल्का अपनी उम्र का अंदाजा था, वो राजिया की इस मेहरबानी से बिल्कुल ही जहन से निकल गया। चंद दिन बाद ही राजिया के कपड़ों की नकल में उन्होंने ऊंचा फ्रॉक और सीधा ट्राउजर सिलवा कर पहन लिया। 4 दहाइयों से देसी ग़िज़ा पर पला वो जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे लोहे के मोटे सरिये की छतरी बना दी गई हो। आसिया खाला बैठी सब्जी बना रही थी। रोशनी को आता देखकर बौखलाहट में छुरी हाथ से गिर गई और अच्छा हुआ जो गिर गई, वरना हाथ कट जाता और रोशनी फुप्पो का हुस्ने यूसुफ हासिल होने पर यकीन पुख्ता हो जाता। क्यों भाई,
क्या सर्कस में करतब दिखाने का इरादा है? वो भाभी थीं जो सालों से नंद को बर्दाश्त कर रही थी। लिहाज मुरव्वत अरसा हुआ खत्म हो चुका था। आपको क्या पता फैशन क्या होता है? अम्मा मरहुमा ने मेरे जहेज के लिए जामावार की साड़ी रखी थी। आपने उसके सोफों के कुशन बना लिए थे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो कूद कर तख्त पर बैठ गई। अरे मैंने तो इसलिए पूछा कि जिम्नास्टिक करते हुए ऐसे कशिश शकल को मात देने वाले जिल्द से चिपके कपड़े पहनते हैं जिनमें उल्टा भी खड़े हो जाओ तो मजाल है जो जरा बराबर भी सिरके। पर खुदा के वास्ते तुम ये तजर्बा ना करना। तुम इनमें सांस ही ले लो, मेहरबानी तुम्हारी। उन्होंने फिर छुरी उठाई और सब्जी काटने लगी। रोशनी फुप्पो ने फलक शिगाफ कहका लगाया। सब्जी कटी नहीं और जलन से हांडी पहले जल गई। ये तो राजिया बताएगी मैं कैसी लग रही हूँ। शुक्र उन्होंने राजिया के जवाब का इंतजार नहीं किया और उठकर लट्टू की तरह घूम घूम कर अपना फ्रॉक दिखाने लगी। मैं तो अनारकली जैसी लग रही हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। और साथ ही गुनगुनाते हुए एक दायरा घूमकर उन्होंने कथक डांस की तरह ताली बजाई तो फ्रॉक की भी हिम्मत जवाब दे गई और वो बगलों से चिरने लगी। कपड़ा फटने की आवाज से रोशनी फुप्पो ने कमरे की तरफ दौड़ लगाई और यकीनन इस दौड़ने के अमल में फ्रॉक के बकिया भी उधड़ गए थे जो दोबारा खुशकिस्मती से इस फ्रॉक की शक्ल देखनी नहीं पड़ी। इसके बाद से राजिया ने उनसे जरा फासला रखना शुरू कर दिया। आसिया खाला वो सास थी जो चाव से ब्याह कर लाई थी। उनके लाल मेहंदी से सुर्ख बालों को देखकर राजिया की छठी हिस्स शुरू में ऐसे ही चकराई थी जैसे एम्बुलेंस के ऊपर लाल बत्ती खतरे की इतला दे रही हो, मगर उनसे दूरी रखना राजिया के लिए मुमकिन ना था। वो भोलपन में कुछ ज्यादा ही अपनायत दिखाने लगी। खाला जी, आजकल इतने रंगों के डाई आ गए हैं, सिर्फ ब्राउन रंग के ही 15 शेड होते हैं। उसने बात ऐसे पहुंचाई कि खाला की दिलाजारी ना हो। अरे इन अंग्रेजी डाई की मुझे क्या जरूरत, मेरे तो कुदरती घने स्याह बाल हैं। ये तो जरा खुश्की हो जाती है इसलिए मेहंदी लगा लेती हूँ। राजिया ने सर पकड़ा। वो समझती थी उनके अलावा दूसरों की आंखों में रोशनी नहीं है। एक दफा शनाख्ती कार्ड बनवाने नादरा के दफ्तर गई तो बंदे ने बड़े अदब से पुकारा, अम्मा जी क्या उम्र है, बच्चे कितने हैं? उम्र 30 साल, 5 बच्चे हैं। आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कहा अम्मा जी, कितने साल हो गए शादी को? 20 साल हो गए हैं शादी को। आदमी खुद 35 का था। उसकी नजर और हिसाब भी माकूल थे, इसलिए हक्का बक्का रह गया। उसने कई दलाइल दिए, याददाश्त बहाल करवाई, मगर आसिया खाला अपने बयान से नहीं मुकरी। आखिर नादरा वाले को अपनी अकल और हिसियात पर समझौता करके अम्मा जी की उम्र वाली औरत को खुद से छोटा तस्लीम करना पड़ा। शादी के बाद राजिया जब कुछ दिन के लिए मेके रहने गई तो घर का माहौल माँ के सामने खोल कर रख दिया। खबरदार जो ये बातें कभी उनसे कहीं, तुम पराई होगी। दिल में बाल आ जाता है एक दूसरे की खामियां गिनवाने से, खास तौर पर शहरोज से उसकी पुरानी आदतों का जिक्र हरगिज न करना। माँ ने तजर्बे की बुनियाद पर जो सिखाया वो राजिया के हक में गलत साबित हुआ। ससुराल का माहौल जितना बेढंगा था, राजिया ढोल पीट पीट कर भी उनकी बुराइयां बताती तो वो शाम की चाय की तरह मिनटों में हजम कर लेते। उनका आधा दिन एक दूसरे की बुराइयां गिनवाने और अपनी बुराइयों का इनकार करते गुजरता था। राजिया भी उनके रंग में रंग जाती, मगर अब दानिस्ता तौर पर ख्यालात पर जो ताला लगाना था उसने इब्तदा से उसमें और दूसरों में पर्दा हायल कर दिया था। बाकी सबके साथ ये पर्दा खास मायने नहीं रखता था, मगर शहरोज जिंदगी का साथी था। उससे सब कह सुन लेने की ख्वाहिश फितरी थी। खास तौर पर वो शिबाना के मुतालिक हर बात खुलकर कर लेना चाहती थी, मगर माँ की ताकीद आड़े आ गई। 10 साल बाद वो तमाम बातें पेंडोरा बॉक्स की तरह निकल तो गई थी, लेकिन उनका नतीजा आना बाकी था। माँ से मुनाफकत का दर्स पढ़कर वो घर पहुंची तो देखा सास सहन के नल के किनारे बैठी उसकी कंडीशनर की बोतल उंडेल उंडेल कर सर पर मल रही थी। उसने झपट कर बोतल पकड़ ली तो खाली हो चुकी थी। खाला जी बस करें, इतना मलेंगी तो मेहंदी धुल जाएगी, फिर से सर सफेद हो जाएगा, उसने जलकर कहा। जरा झाग नहीं बने तुम्हारे शैम्पू से, मैंने कहा। बड़ी पढ़ी लिखी हो, देखभाल कर चीज लाई होगी। वो शर्मिंदा होने के बजाय उस पर ही चढ़ाई करने लगी। खाला जी ये अंग्रेजी चीजें ऐसी ही होती हैं, हुसन के लिए बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। इस शैम्पू से झाग नहीं बनते, और जो क्रीमें होती हैं उनसे जिल्द ऐसे जलती है जैसे लाल मिर्चों का लेप किया हो। ऐसे तो मेमें इतनी गोरी चिटी नहीं होती।
یہ ہوا مائیکل جیکسن یہی چیزیں استعمال کر کے تو ایسا ہو گیا ہے۔ اس نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور ایسا ڈراؤنا منظر پیش کیا کہ آئندہ اس کی چیزوں کو دیکھ کر ہی آسیہ خالہ جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو پڑھنے لگتی، ہاتھ لگانا تو دور کی بات۔ جہاں برائیاں تھیں وہاں اچھائیاں بھی تھیں۔ راضیہ پر کام کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا۔ جلد ہی اس کی بیٹی ہو گئی تو اس کی ذمہ داریوں کا زاویہ بالکل ہی بدل گیا۔ پھر بھی وہ دل سے گھر کی آرائش اور رہن سہن میں اپنا حصہ نبھاتی رہتی۔ ایک روز کچھ مہمان کھانے پر آئے تو راضیہ نے بہت محنت سے تہ دار میٹھا بنایا، نیچے بسکٹ، پھر کریم، پھل، کسٹرڈ ڈال کر سجاوٹ کے لیے بادام کاٹنے لگی تو آندھی طوفان کے طرح آسیہ خالہ آ تھمکی۔ صبح سے لگی ہو ابھی تک میٹھا نہیں بنا؟ یہ آج کل دی کڑیاں بھی نا۔ انہوں نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے چمچہ اٹھایا اور ڈونگے میں ایسے چمچہ چلایا جیسے حلیم گھونٹ رہی ہو۔ بڑے کے قیمے کے کباب کھا کھا کر بنائی صحت کی مدد سے 2 منٹ میں راضیہ کے فروٹ ٹرائفل کی ساری تہ بالا کر کے ڈونگا فریج میں رکھ دیا۔ لو جی، ایک چیز تو تیار ہوئی۔ راضیہ کی محنت کا ستیہ ناش کر کے وہ یہ جا وہ جا گئی۔ 2 منٹ تل ملا کر راضیہ بھی لاپرواہ ہو گئی۔ آنے والے مہمان بھی انہی کی طرح تھے جو اپنے مہمانوں کو سیدھی پلیٹوں میں شوربے والا سالن کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ناشتے میں فرائی آملیٹ کھایا ہے۔ راضیہ کے لائے سجاوٹ کے رنگین ماربل سے ان کے بچے کنچے کھیلنا شروع ہو گئے تو آسیہ بی بی نے ذرا لحاظ نہ کیا اور بڑھ کر ایک بچے کا کان مروڑ دیا۔ لحاظ کرو آسیہ، معصوم بچے کا کان نکالو گی، پیار سے سمجھا دو۔ اس عورت نے جھٹ اپنا بچہ پکڑا۔ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے ماننے والے ہوتے تو تمہارے نہ ہوتے۔ آسیہ بی بی نے مرغ مسلم کی ٹانگ غصے سے توڑ کر دانتوں کے نیچے رکھی۔ بہت فرما بردار ہے تم، کیا جانو۔ مہمان خاتون نے نان کو چیر پھاڑ کر جانے والے انداز میں توڑ کر لقمہ لیا۔ تمہاری فرما برداری میں تو یہ بدتمیزیاں سیکھی ہیں، ایسے تو نہیں ساس نندوں سے جان چھڑائی تم نے۔ اور یوں ایسی لڑائی ہوئی کہ میٹھا کھانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ راضیہ خوب محظوظ ہوئی۔ اس نے ٹھنڈے دل سے سوچا جو بھی حالات ہوں اچھا ہی ہو گیا جو شادی ہو گئی، ورنہ اس کا بھی وہی حال ہوتا جو روشنی پھپھو کا ہوا تھا۔ کبھی ان کے بھی دل اور نگاہوں میں ان کے نام کی طرح ہی کے دیپ جلتے تھے، مگر وہ خود کو کافیائی ایسی پری سمجھتی تھی جس کے لیے زمین پر کوئی شہزادہ ہی پیدا ہونا چاہیے تھا، اس لیے ایک کے بعد ایک رشتہ ٹھکراتی گئی۔ یہ تو سارا قصور اس قصور شہر کا ہی ہے۔ جو اماں ابا لاہور میں آ کر رہتے تو میرے رشتوں کی لائن لگی ہوتی۔ اب بھی اکثر دل جیسی شکل کا بلش آن لگاتے ہوئے وہ یاد کرتی تھی۔ اس دعوے میں کچھ حقیقت تو تھی، کیونکہ رشتوں کی لائن اب بھی لگی تھی جس میں گویا ایک ہی شخص موجود تھا، مگر جتنی مستقل مزاجی سے وہ سالوں سے منتظر تھا اس سے اسے لائن ہونے کا شبہ دیا جا سکتا تھا، اور وہ آدمی تھا مجاہد ارک گلاب والا۔ وہ اندرون لاہور کے دنوں میں ان کا ہمسایہ تھا اور روشنی پھپھو کو اس کم سنی کی عمر سے پسند کرتا تھا۔ جب آئی بروز بنانے کے لیے جنون میں روشنی پھپھو نے بال صاف کرنے والی کریم منہ پر لگا کر ایک آئی برو ختم ہی کر ڈالی تھی، پھر مہینہ بھر آدھے چہرے پر بال ڈال کر پھرتی رہتی تھی، پر روشنی پھپھو نے مجاہد کے رشتے کو انکار کرنے میں لمحہ نہیں لگایا اور اتنی دفعہ منع کیا کہ رشتہ بھیجنے والا حساب بھی بھول گیا۔ مجاہد نے آخر کہیں اور شادی کر لی تھی، اب بیوی فوت ہو چکی تھی، دونوں بیٹیاں بیاہ کر ملک سے باہر رخصت کر دی گئی تھی، تو اس نے سلسلہ وہاں سے ہی جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ یہ دیکھیے آپا، میرا بنایا ہوا ہربل تیل اور اپٹن، ان کی مارکیٹ میں بڑی ڈیمانڈ ہے۔ اس نے اپنے نئے پروڈکٹ کے تحفے آسیہ خالہ کی خدمت میں پیش کیے۔ واہ مجاہد، تم نے تو بڑی ترقی کر لی۔ میں بادام جلا کر محاسوں کے لیے جو لیپ بناتی ہوں وہ بھی شیشوں میں بھر کر بیچنا شروع کر دو۔ ایمان سے ہماری پارٹنرشپ سے دگنی چاندی ہوگی، منافع آدھا آدھا کر لیں گے۔ آسیہ خالہ کی تجویز پر مجاہد سٹ پٹا گیا۔ یہ تو اور ہی قسم کی پارٹنرشپ سوچ رہی تھی۔ ہاں ہاں آپا، یہ بس 6 مہینوں کی شیشیوں اور بھروائی کا سودا ہو گیا ہے، اگلے سودے سے پہلے بتاتا ہوں۔ آخر اب آپ ہی تو میری خیر خواہ ہیں، میری تنہائی کا حل آپ نے ہی اپنے آس پاس ڈھونڈنا ہے۔ اس نے ٹال کر مزید مکھن لگایا اور کئی دن لگاتا رہا، مگر دال نہ گلی۔ چھوٹا قد گنجے سر والا یہ آدمی کیا سمجھتا ہے اس عمر میں شادی کرے گا اور میں ہاں کروں گی؟ روشنی پھپھو نے اتنا بلند و بانگ انکار کیا کہ کچھ آوازیں مجاہد کے کانوں میں بھی پڑ گئیں۔ اس نے دیسی ٹوٹکوں میں وقت برباد نہیں کیا اور چند ہی دنوں میں اونچے سے نکلی بال ایسے لگوائے
के कद में यकीनी 2 इंच का इजाफा हो गया। इस तब्दीली से बेखबर राजिया शरबत की ट्रे उठाए लाउंज में दाखिल हुई तो वहीद मुराद के अंदाज में के बालों वाले मुजाहिद को देखकर उसकी हंसी फिर से ब्रेक फेल हुई गाड़ी की तरह चल पड़ी। खांसी रहती है इसे, वही हलक में फंस गई है। आसिया खला ने उसकी कमर पर थप्पड़ मारकर ट्रे पकड़ी। राजिया दौड़कर लाउंज से निकल गई और बाहर जाकर खूब हंसी। मुझ पर भी जवानी आई है कि आग लगेगी कहीं न कहीं। एक पुराना गाना राजिया तंजिया गाने लगी तो पीछे से रोशनी को सच में आग ही लग गई थी। मैं तो तुम्हें मासूम समझती थी मगर तुम तो घुनी निकली। नजरें बचाकर दूसरों की मजबूरियों पर ठट्ठे लगाना तुम्हें खूब आता है। वो 3 सत्रों का कड़वा जुमला कहकर चलती बनी मगर इस राई के दाने जैसे वाक़ये से राजिया के जब्त का बंधन टूट गया। अब तक होने वाला हर वाक़या राई जैसा मामूली था मगर उसको दिल में रख कर वो राई के दाने जमा करती रहती थी और 10 सालों में जो पहाड़ बना था वो रोशनी के इस आखिरी जुमले से धड़ धड़ जमीन बोस हो रहा था। राजिया पहले चकराई फिर बेसरोपा बोलने लगी और अब अस्पताल में पड़ी थी। अबू, बाथरूम जाना है। शहरोज बच्चों को बाथरूम लाने ले जाने के लिए अस्पताल के फर्श पर इतने चक्कर लगा चुका था कि बाथरूम का रास्ता उसके कदमों के निशान देखकर ढूंढा जा सकता था। इसलिए माँ के आगे हाथ जोड़कर बच्चों को घर ले जाने को कहा। ऐसे कैसे जाऊं? अपनी राजिया की सूरत न देख लूं तब तक नहीं जा सकती। अम्मा टस से मस ना हुई तो शहरोज ने डॉक्टर से खास गुजारिश की और अम्मा को बड़ी ताकीद की कि दूर से देख आए, राजिया को तंग ना करें। मगर आसिया खाला और उनका प्यार जाते ही दोनों हाथों से मरीजा को झंझोड़ दिया। उठो राजिया, आंखें खोलो। ऐसे जल्जला सिफ्त झटकों से तो मुर्दे भी उठ जाते। वो तो फिर नींद में थी। आ गई मेरे जहेज का सूट सिलवा कर। उसने खाला का दुपट्टा अपने दोनों मुठियों में भेजकर आंखों के पास किया। अरे बेटा, तुमने खुद ही तो दिया था। वो दुपट्टा छुड़ाकर शर्मिंदगी से बोली। जिस तरह कमबख्त न्यूज चैनल वाले हर आधे घंटे बाद ब्रेकिंग न्यूज की लाल पट्टी चला देते हैं, वैसे आप भी नए अंदाज में पुरानी खबर देना शुरू हो गई थी कि ये सूट मुझ पर किन वजूहात की वजह से अच्छा नहीं लगेगा। मैंने खुद सिलवा कर ये खबरनामा लंबा नहीं करना था, इसलिए आपको दे दिया। राजिया ने फिर नींद में जाने की कोशिश की। अरे बच्ची, ऐसे ही गलती से एक आध बार कह दिया होगा, वरना तुम्हें तो पता है मैं किसी की जातियात में दखल ही नहीं देती। मेरी तो आदत ही नहीं। उन्होंने हंसकर माहौल हल्का फुल्का करने की कोशिश की। अल्लाह को माने, सदाकत का रिश्ता लेकर पिछले दिनों जो गई थी। राजिया ने अपने देवर का जिक्र किया। इतना तो पुलिस वाले तफ्तीश करने पर इंटरव्यू नहीं लेते जितना आपने ले लिया था। कितना ख्वाहिशमंद था वो कि कोलीग से शादी हो जाए। अगर आप पसंद की शादी पर मान ही गई थी तो जुबान छोटी रखनी चाहिए थी और दिल बड़ा करना था। वो तो बिल्कुल अनजान लोग थे, छान फटक कर करना बनती थी ना। उन्होंने हाथ फेर कर राजिया के बाल संवारने की कोशिश की।